पहले केस को समझो, पहले केस के फैक्ट को समझो। आपको नहीं पता, किसी भी वकील साहब को हायर करो, उनको फीस दो, केस को डिस्कस करो कि आपको एंटीसिपेटरी बेल लगानी भी चाहिए। अरे मैंने तो ऐसे ऐसे केस में लोगों को सुना है कि केस के अंदर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन कर दी कि यहां पर नोटिस दिया जाए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली, सब कुछ हो गया, बाउंड डाउन कर दिया गया, मतलब कि आईओ ने बाउंड कर दिया कि आपको जब बुलाएंगे तब आप आ जाना। अभी वो बंदा फ्री है, चार्जशीट लगते ही फिर से एंटीसिपेटरी बेल लगा देते हैं। अरे क्या जरूरत है भाई, वहां जब ऑलरेडी छोड़ा हुआ है, चार्जशीट लगा दी तो कोर्ट आपको सम्मन करेगा। और कोई ऐसी डरने वाली कोई मेजर बात नहीं है, ऐसे में आप भागना शुरू कर देते हो। दोस्तों आज के अपनी इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो मुद्दा है एंटीसिपेटरी बेल। दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल हमेशा ही एक हॉट टॉपिक रहता है। क्यों? क्योंकि कोई भी वकील साहब हो उनके लिए भी ये एक चैलेंजिंग चीज होती है एंटीसिपेटरी बेल दिलवाना। एंटीसिपेटरी बेल दिलवाने से पहले तो केस के सारे फैक्ट पता होने चाहिए, आपको कानून के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे तो स्पेशल एक्ट हैं, जैसे एनडीपीएस स्पेशल एक्ट है, जैसे पॉक्सो स्पेशल एक्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे स्पेशल एक्ट अपने देश में अवेलेबल हैं। और आईपीसी या बीएनएस के अंदर भी जो सेक्शंस लिखे हैं उनको भी देखकर पता चलता है कितनी टफ लड़ाई है और कितनी इजी लड़ाई है। कई बार मामले होते हैं नॉर्मल चीटिंग के जो कि सिविल डिस्प्यूट के बना दिए जाते हैं क्रिमिनल। साथ में किसी इंसान को चोट भी नहीं लगी, मारी किसी और ने, उसने पड़ोसी का भी नाम लिखवा दिया। कई बार पॉक्सो के केस होते हैं झूठे, उन्हें सही करके लिखवाया जाता है जबकि डेट टाइम प्लेस तक उसमें मेंशन नहीं होता। एनडीपीएस केस में दूसरों को फंसाने के लिए नाम लिया जाता है और सेक्शन 29 ऐड होते ही आपको पुलिस अरेस्ट करने चल देती है। एंटीसिपेटरी बेल लेना कभी ना ही तो आसान था, ना ही आसान है, और ना ही इतना आसान शायद फ्यूचर में होगा। पर एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रोविजन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें एक वकील साहब की काबिलियत, वकील साहब की नॉलेज और साथ में वकील साहब का कॉन्फिडेंस, किस कॉन्फिडेंस से वो केस को समझाते हैं, ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप देखी जाती हैं। तो एंटीसिपेटरी बेल के मुद्दे पर आज हम बात करेंगे मेन अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए एंटीसिपेटरी बेल कब कब ली जा सकती है, कैसे कैसे ली जा सकती है और कैसे फाइल करोगे, कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, कहां कहां लगानी चाहिए, सब मुद्दों पर बात करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है या किसी पर केस मुकदमा कुछ भी हुआ है या आप पर केस हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, पूरा देखना, समझना, बहुत नॉलेज आपको इससे मिलने वाली है। मैं आपको वो सब बातें बताता हूं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कोर्ट में खड़े होकर जिरह करने का, आर्ग्यू करने का। दोस्तों पहले तो कुछ भ्रम से आपको निकलना चाहिए दूर। इंसान बोलता है कि एंटीसिपेटरी बेल ले लेंगे तो क्या हुआ, कोई बोलता है कोई बात नहीं आपको एंटीसिपेटरी बेल दिलवा देंगे। क्या इतना आसान है एंटीसिपेटरी बेल लेना? बहुत टफ है, इतना आसान नहीं होता। आप सोचो कुछ भी आप कर दो, एंटीसिपेटरी बेल ले लोगे, बिल्कुल मिल सकती है। अपने देश का कानून आपको पूरी पूरी आजादी देता है, पूरी आपको परमिशन मिलती है, लीगल राइट है आपका कि आप एंटीसिपेटरी बेल लगाओ। आपके वकील साहब उन्हीं मुद्दों पर लड़ते हैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ, नॉलेज के साथ, साथ में ही केस के फैक्ट को समझकर, क्वेश्चन ऑफ लॉ को समझकर आर्ग्यूमेंट करते हैं। बट इतना आसान नहीं एंटीसिपेटरी बेल लेना, किसी भी वकील साहब के लिए टफ प्रैक्टिस होती है। सबसे पहली बात, कुछ गलतियां जो आप करते हो, गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, पहले वो समझ लो। पहले केस को समझो, पहले केस के फैक्ट को समझो। आपको नहीं पता, किसी भी वकील साहब को हायर करो, उनको फीस दो, केस को डिस्कस करो कि आपको एंटीसिपेटरी बेल लगानी भी चाहिए। अरे मैंने तो ऐसे ऐसे केस में लोगों को सुना है कि केस के अंदर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन कर दी कि यहां पर नोटिस दिया जाए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली, सब कुछ हो गया, बाउंड डाउन कर दिया गया, मतलब कि आईओ ने बाउंड कर दिया कि आपको जब बुलाएंगे तब आप आ जाना। अभी वो बंदा फ्री है, चार्जशीट लगते ही फिर से एंटीसिपेटरी बेल लगा देते हैं। अरे क्या जरूरत है भाई, वहां जब ऑलरेडी छोड़ा हुआ है, चार्जशीट लगा दी तो कोर्ट आपको सम्मन करेगा। और कोई ऐसी डरने वाली कोई मेजर बात नहीं है, ऐसे में आप भागना शुरू कर देते हो। भागना शुरू किया, कोर्ट ने सम्मन दिया, सम्मन के बाद एनबीडब्ल्यू किया, अरेस्ट वारंट हुआ, 82 की प्रक्रिया शुरू हो गई। 82 क्या? भगोड़ा। भगोड़ा मतलब कि आप कानून से भाग रहे हो, मतलब कि एब्सकॉन्डर हो, या फिर हम बोले प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो। इन सब चीजों को समझो। और अगर आपके ऊपर 82 की कार्रवाई हो गई, भगोड़ा करार आप हो चुके हो, तो उससे भी लड़ने के रास्ते हैं। 82 कैंसिलेशन में जा सकते हो, एनबीडब्ल्यू कैंसिलेशन में जा सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। आपको आपके वकील साहब निकाल लेंगे, रास्ते पता होने चाहिए, बहुत सारे कानून टूटते हैं। एंटीसिपेटरी बेल आप जब लगाते हो, मेरा मानना है सबसे पहले अपने वकील साहब को केस के पूरे फैक्ट बताओ। भ्रम क्या है, भ्रम से दूर निकलिए। पहले ये सोचना कि बेल मिल ही जाएगी। दोस्तों जब कोर्ट में खड़े होते हैं ना, तो
किसी केस में बिल्कुल क्लियर लगता है कि बेल मिलेगी, फिर भी बेल नहीं मिलती। आप हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, पर केस को सही तरह से प्रेजेंट किया जाए, मेन मुद्दे से आर्गुमेंट शुरू की जाए, जज साहब को पता चलना चाहिए मुद्दा क्या है। मुद्दा ये पॉक्सो में मान लो एंटीसिपेटरी बेल लेनी है, बच्चे ने बोला ऐसा सब कुछ हो, लड़की की उम्र 18-19 साल है, लड़की ने बोला कि 13 जून 2023 में इसने मेरे साथ ऐसा किया। अब आपके पास 13 जून के कुछ सबूत है कि भाई मैं तो 13 जून 10 जून से लेकर 20 जून तक मैं अवेलेबल नहीं था इस स्टेट में, तो उसके सबूत सीधी आपको आर्गुमेंट वहीं शुरू करनी है कि सर ये मेरे इस पेज पर ये एविडेंस लगे हुए हैं और मैं तो था ही नहीं वहां पर अवेलेबल, तो प्ली ऑफ एलिबाइस को बोलते हैं। अब मान लीजिए फैमिली में डिस्प्यूट है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस पहले से ही चल रहा है, अब उसके फादर पे या नाना पे या दादा पे या उसके भाई पर केस दर्ज करा दिया, या फिर सिविल डिस्प्यूट चलता आ रहा है उस पर केस दर्ज करा दिया, तो आप मेन मुद्दे पे पहले जाइए। चीटिंग फॉर्जरी का केस है तो सिविल डिस्प्यूट बताइए कि सिविल डिस्प्यूट है। चीटिंग का अगर कोई केस है, चीटिंग फॉर्जरी का, तो सिविल डिस्प्यूट को आप वहां चैलेंज कीजिए कि सिविल डिस्प्यूट हम दोनों के बीच में है। डॉक्यूमेंट फॉर्ज का है तो फॉर्ज को बताइए कि फॉर्ज कैसे हुआ है। आप सीधा अगर अपनी बात फैक्ट को लेकर शुरू कर दोगे लड़ाई करना, बेल नहीं मिलती एंटीसिपेटरी बेल में, बहुत कम चांस होते हैं। साथ में ही क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है? आप बेल लगाने के लिए गए, आपको 41 का नोटिस नहीं मिला या 35(3) का नोटिस नहीं मिला और 7 साल तक की सजा के प्रावधान है, सीधा आर्गुमेंट शुरू यहीं से करना है, तो ऐसे में आपको नोटिस सर्व हो जाएगा, आपको बेल भी मिल सकती है। एंटीसिपेटरी बेल लेने के तरीके बहुत सारे हैं, अलग अलग तरीके से आर्गुमेंट होती है। मैं नहीं कहता कि इसी तरीके से आर्गुमेंट लोगे तो बेल होगी, पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूं आपके साथ, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट्स में खड़े होकर आर्गुमेंट करके लिया है। आप जाओगे मुद्दे पर, सीधा सीधा आपको बेल नहीं मिलने वाली अगर फैक्ट बताओगे। आपकी पिटीशन में शुरू में सिनॉप्सिस में अगर फैक्ट बातें नहीं लिखी है ना, जो आप मुद्दा बोलना चाहते हो, आपकी बात को पूरा पढ़ा ही नहीं जाएगा। कोर्ट में खड़े होते हैं, जजमेंट तो आप लिख देते हो पिटीशन में, बट खड़े होकर बोलते नहीं हो, आप किस पर रिलाय कर रहे हो। मेन आपके डिफेंस होते नहीं, मेन आपके ग्राउंड्स होते नहीं। अरे ग्राउंड्स तो बताने पड़ेंगे ना। एंटीसिपेटरी बेल आप जैसे लगाते हो, पहली बात तो नीचे मजिस्ट्रेट साहब के पास एंटीसिपेटरी बेल लगेगी नहीं। बेल कहां लगेगी? या तो सेशंस कोर्ट में, या हाई कोर्ट में, या सुप्रीम कोर्ट में। सेशन कोर्ट में आपने बेल लगाई, डिसमिस होगी, डरे नहीं, घबराए नहीं, आगे हाई कोर्ट में जाइए उसी बेल को लेकर, अपनी बात को अच्छे से रखें। मान लीजिए बेल डिसमिस होगी, सुप्रीम कोर्ट जाइए, यहां पर भी कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। पहली बात, पहले ये देखिए कि आपके वकील साहब को पूरे आपके केस के फैक्ट पता है या नहीं। साथ में क्वेश्चन ऑफ लॉ को वो लेकर आ रहे हैं या नहीं कि अपने देश का कानून क्या बोलता है। फंडामेंटल राइट कोई आपका वायलेशन हुआ है तो उस पर बात हो रही है कि नहीं। आपने वो पूरी पिटीशन पढ़ी या नहीं जो कोर्ट में लगने वाली है। अगर सेशन कोर्ट से बेल डिसमिस हुई तो पिटीशन की कॉपी जो कोर्ट में लगाई गई, आईओ का रिप्लाई आपके पास होना चाहिए, साथ में आपके पास एफआईआर होनी चाहिए। अब आप हाई कोर्ट जा रहे हो ना तो डॉक्यूमेंट चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो तो आपके पास एफआईआर होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट हो, अच्छी बात है। मतलब सेशन कोर्ट में एफआईआर, आईओ का रिप्लाई, पूरी पिटीशन, हाई कोर्ट का रिप्लाई जो आया वहां पर, पूरी पिटीशन और साथ में कोर्ट का सर्टिफाइड ऑर्डर, ये 6 पेपर्स तो चाहिए ही। चार्जशीट लग गई, उसकी कॉपी भी ले लो। फिर सुप्रीम कोर्ट आप जाइए, वहां वकालतनामा लगेगा, एफिडेविट लगेगा, जेल में है तो कस्टडी सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है वहां पर। तो ये सब पेपर्स आपके लगेंगे ही, तभी आप एंटीसिपेटरी बेल को मूव कर पाओगे, वरना जल्दी से सुनवाई भी नहीं होगी। थोड़ा बहुत वक्त जरूर लगता है, बट आपकी सुनवाई हो सकती है, रेमेडी मिल सकती है, आपको बिल्कुल मिल सकती है एंटीसिपेटरी बेल। आपके ग्राउंड्स में दम होना चाहिए। एंटीसिपेटरी बेल के मुद्दे पर दोस्तों का 2-4-5 घंटे भी चर्चा कर लेना, खत्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग रास्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। कई बार एंटीसिपेटरी बेल मिल गई तो बेल कैंसिलेशन में लोग चले जाते हैं। अगर किसी का हाई कोर्ट से बेल मिल गई एंटीसिपेटरी बेल, तो आप बेल कैंसिलेशन में भी जा सकते हो, ये भी अधिकार है आपके पास। सेशन कोर्ट से मिली है तो भी बेल कैंसिलेशन लगा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट से मिली है तो भी बेल कैंसिलेशन लगा सकते हो। सिर्फ आपके पास उसके ग्राउंड बनाने पड़ते हैं कि क्यों इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए और क्यों ये बेल को डिजर्व नहीं करता। हो सकता है जो कंडीशंस लिखी थी एंटीसिपेटरी बेल में उनको वो फुलफिल ना कर रहा हो, पूरा ना कर रहा हो, बहुत सारी बातें हो सकती है। बहुत सारे फैक्ट को कोर्ट में छुपाया जा सकता है, उन फैक्ट्स को लेके आओगे तो एंटीसिपेटरी बेल को डिसमिस भी कराया जा सकता है। दोस्तों पहली बात तो ये कि कोई भी पुलिस वाला क्या आपको बिना किसी रीजन के पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछताछ शुरू कर सकता है? दोस्तों ऐसा नहीं होता। पहली बात तो ये कि अगर आपके ऊपर कोई भी कंप्लेंट हुई है तो पुलिस वाला आपको फोन करके बुला रहा है कि भाई पुलिस स्टेशन आओ, आप चले भी जाते हो, जबकि पुलिस को ऐसे में नोटिस इशू करना चाहिए। अब सवाल ये आता है सर एफआईआर तो हुई नहीं, तो नोटिस किस सेक्शन में होगा? ये फॉर्मल नोटिस भी कई बार इशू करते हैं, तो ऐसे में आपको बुलाया भी अगर है ना तो आप जा तो सकते हो, बट यहां पर अगर बदतमीजी आपके साथ में हो रही है, अगर पुलिस स्टेशन में कोई भी बदतमीजी हुई, उससे आप कैसे निपटोगे उसके बारे में बहुत बार बताया। परमवीर सिंह सैनी का जजमेंट आपको बहुत बार मैं बता चुका हूं, कैसे आप सीसीटीवी फुटेज निकलवा सकते हो। पहला अधिकार आपको जानने का अधिकार है, जिसको बोलते हैं राइट टू नो। राइट टू नो कि मेरे अगेंस्ट क्या तो कंप्लेंट आई है
है, क्या एफआईआर लॉन्च हुई है, क्या ऐसी बात है जिसके लिए पुलिस स्टेशन में मुझे बुलाया जा रहा है, ये आपको पता होनी चाहिए। पता ही नहीं है, जाकर बोलोगे क्या? तो ये बातें आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। पहली बात, शुरू में ही बात कर रहा हूं, जो कि अरेस्ट होने से पहले। दूसरी बात, आपको अधिकार मिलता है कि आपके ऊपर कोई भी केस दर्ज हुआ है तो आप एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। ये आपका लीगल राइट है। ऐसा नहीं है कि आप देखो पुलिस की कस्टडी में आ गए तो मैटर ही खत्म हो गया ना कि आप एंटीसिपेटरी बेल लगाओगे, फिर तो सीधा आप जेल पहुंच जाओगे, या तो मजिस्ट्रेट साहब आपको छोड़ भी सकते हैं। पर अगर आप फरार हो, कोई भी केस में आपका नाम आया और आपको लगता है नहीं यार मुझे गलत पकड़ा जा रहा है, इसके अंदर एप्रीहेंशन है, पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी, तो आप ऐसे में एंटीसिपेटरी बेल लगाते हो। लीगल राइट कैसे बन जाता है? आपने कोर्ट में लगाई एप्लीकेशन, सुनी जा रही है ना, वो एप्लीकेशन सुन रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, बेल दे भी सकते हैं, डिसमिस भी दे सकते हैं, मतलब आपका अधिकार है। तो आप उस अरेस्ट से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। अब बात तीसरा अधिकार। तीसरा अधिकार होता है कि अगर मान लीजिए आप पुलिस की कस्टडी में हैं, बेशक पुलिस वाले ने बुलाया और थाने में बैठा रखा है, ऐसे में या फिर हो सकता है मजिस्ट्रेट साहब के सामने आपको पेश कर दिया गया, पेश करने के बाद मजिस्ट्रेट साहब ने आपका रिमांड दे दिया, रिमांड में पुलिस स्टेशन में है, या फिर आप जेल में हैं और जेल में जाने के बाद भी जो एक अधिकार मिलता है वो है अपने वकील साहब से मिलने का अधिकार। आपको कोई रोक नहीं सकता, आपका अधिकार है कि आप अपने वकील साहब से मिलें, अपने केस को डिस्कस करें, वकील साहब से डिस्कस करें क्या बोलूं क्या ना बोलूं, या फिर इस केस में क्या क्या हुआ, आप मुझे कैसे बाहर निकालोगे, ये सब चीजों का अधिकार आपको मिलता है। पर बहुत सारे पुलिस स्टेशन में आपने देखा होगा कि वकीलों को मिलने नहीं देते। अगर मिलने नहीं दिया गया तो ऐसे में इमीडिएटली एक एप्लीकेशन मूव की जा सकती है मजिस्ट्रेट साहब के सामने कि भाई मेरा तो फंडामेंटल राइट है कि मैं अपने क्लाइंट से जाके मिलूं, पर ये मिलने नहीं दे रहे हैं ये लोग, मतलब मेरे क्लाइंट का राइट है ये। और ऐसे में अगर आपको मिलने नहीं दिया गया है तो ऐसे में ऐसे पुलिस वालों पर एक्शन हो सकता है। अगला अधिकार मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों, वो है मेडिकल फैसिलिटीज। अगर कोई इंसान बीमार है, कई बार लोगों को इंसुलिन लेनी पड़ती है, कई बार लोगों को अस्थमा होता है, कई बार ऐसी एलर्जेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम किसी इंसान के साथ हो सकती है, हार्ट पेशेंट इंसान हो सकता है, तो ऐसे में जो मेडिकेशन है, मतलब उसकी मेडिकल फैसिलिटीज उसे मिलनी ही चाहिए। ये आपका फंडामेंटल राइट है, लाइफ एंड लिबर्टी। तो ऐसे में आपकी जिंदगी को छीना नहीं जा सकता। बेशक आप पुलिस की कस्टडी में है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको जीने का अधिकार ही नहीं, या फिर जानवरों की तरह जिंदगी जीने का अब आपके लिए पनिशमेंट हो गई, ऐसा कभी नहीं होता। तो आप अपनी मेडिसिन मांग सकते हो और पुलिस आपका मेडिकल कराएगी ही जब भी कभी पेश करेगी मजिस्ट्रेट साहब के सामने, या फिर अगर आपको कस्टडी में ले रहे हैं तो भी आपका मेडिकल कराना ही पड़ेगा। मेडिकल बहुत जरूरी एक रेमेडी बन जाती है। साथ में ही आपका आता है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। अगर मान लीजिए पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है तो पुलिस आपको बताएगी कि क्यों आपको अरेस्ट किया जा रहा है, लिखत में सब कुछ देगी, लिखा हुआ होगा, पढ़वाया जाएगा, साइन करवाया जाएगा, और कम से कम 2 घंटे पहले वो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिए जाने चाहिए। ऐसे ही पुलिस आपको अरेस्ट कर नहीं सकती। दोस्तों एक जजमेंट आया था, जोगिंदर कुमार वाला जजमेंट, जो कि यूपी का जजमेंट है, जिसमें यह बोला गया कि आप किसी को भी अरेस्ट करते हैं, पुलिस को अथॉरिटी है कि अरेस्ट कर सकती है, बट ये अथॉरिटी रूटीन मैनर में नहीं होना चाहिए कि सभी को अरेस्ट कर लो। मतलब कि आपके पास पावर ऑफ अरेस्ट तो है, बट जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट भी होना चाहिए, क्यों अरेस्ट कर लिया सामने वाले को। तो ये भी आपका ग्राउंड है कि आप जान सकते हो कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, यह आपका फंडामेंटल राइट है और आपका लीगल राइट बन जाता है। ऐसे ही कोई भी पुलिस वाला आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है। दोस्तों होता क्या है कि अगर किसी इंसान के ऊपर 82 की कार्रवाई हो गई, इसे बोलते हैं कि बंदा अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया, इसे बोलते हैं किसी इंसान के अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू हो गया। अब यहां पर जैसे ही आप जाते हो कैंसिलेशन के लिए, तो यहां पर ऑब्वियसली बात है कि जज साहब पर तो उंगलियां उठती ही हैं कि आपने पूरे प्रोसेस को देखा नहीं, तो ऐसे में जल्दी से ये कैंसिल होता नहीं है। बट अगर आप मुद्दे पकड़ लो कि क्यों हुआ 82 मेरे अगेंस्ट, मैंने तो ऐसी कोई गलती नहीं की, आपने गलती की या नहीं, मुद्दा ये नहीं है। पुलिस वालों ने कैसे प्रोसेस को पूरा अंजाम नहीं दिया, मुद्दा ये है। कैसे जज साहब ने उसकी प्रोसीडिंग पूरी नहीं चलाई, मुद्दा ये है। गलतियां आपने तो कर ही दी, बट यहां पर अगर आपने क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं दिखाया, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं दिखाया, किताब में क्या क्या लाइनें लिखी है, क्या क्या चीजें मैंडेट प्रोविजन है, ये सब नहीं दिखा के बहस की, और साथ ही अपनी आर्ग्यूमेंट्स में जजमेंट्स को नहीं लगाया, तो 82 कैंसिल नहीं होगा। क्या क्या गलतियां आप करते हो? सबसे पहली बात, किसी इंसान के ऊपर कोई भी केस मुकदमा दर्ज हुआ, अब थाने से ही बेशक आप बेल लेकर आ गए या आप कोर्ट गए थे, वहां से बेल ली हो, जेल में आप रहे थे वहां से आपने बेल ली हो, तो ऐसे में एक वक्त के बाद केस शुरू हो जाता है, वो किसी भी स्टेट का हो। आप कश्मीर रहते हैं, कन्याकुमारी में केस दर्ज हुआ है तो वहां जाना पड़ेगा। ये बात अलग है, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मामले आप अपनी ट्रांसफर करवा लो, पर क्रिमिनल केस है, जाना पड़ेगा। अब वहां पर वकील साहब आपको बोलते नहीं नहीं आपके आने की जरूरत नहीं, मैं सब देख लूंगा, ऐसे नहीं। आप अपने केस में जाइए, डेट पर देखिए केस में चल
क्या रहा है, और अगर नहीं जा रहे हो ना तो हर डेट पर उसका ऑनलाइन ऑर्डर निकाल के पढ़ो कि क्या हुआ है मेरे अगेंस्ट ऑर्डर, या क्या लिखा है उस ऑर्डर में। अगर उसमें कुछ भी आपके अगेंस्ट थोड़ा सा भी लिखा है, इमीडिएटली जाओ नेक्स्ट डेट पर, वहां पर बिल्कुल भी अगर आपने पोताई बरती तो ऐसे में आप सीधा जेल जा सकते हो दोस्तों। तो इन बात का ध्यान रखना। ई कोर्ट सबसे आसान है, वहां पर सीएनआर नंबर डाल दो, केस की अपडेट आपको मिलती रहेगी, सबसे आसान तरीका है। तो अगर आप कोर्ट नहीं जा रहे हो, सबसे पहली गलती तो आप ये कर रहे हो। दूसरी बात, कोर्ट से सम्मन आ गया, आप डर रहे हो, ये डर ही आपको मरवाएगा। अब वकील साहब के पास गए, वकील साहब ने बोला नहीं इमीडिएटली एंटीसिपेटरी बेल ले ले वरना तू जेल चला जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको सम्मन देकर बुलाया है कोर्ट में तो मतलब अरेस्ट करना नहीं चाहते, वरना अरेस्ट वारंट होता। तो आप कोर्ट जाइए, ऐसे में डरिए नहीं, कोर्ट आपको जाना चाहिए। कोर्ट जाइए, अगर कोर्ट नहीं जाओगे तो ये मामले बढ़ते चले जाएंगे। फिर आपको एनबीडब्ल्यू इशू हो गया, नॉन बेलेबल वारंट, तो भी मत डरिए। नॉन बेलेबल वारंट होते हैं लोगों के, इतना डरने की जरूरत नहीं है। फिल्में देख देख के दिमाग जो खराब हो गया लोगों का, इनसे आप बाहर निकलिए। ये कोर्ट की दुनिया अलग चलती है, किताबी दुनिया थोड़ी सी अलग चलती है, पर कोर्ट में जो कुछ चल रहा है ना, देखो दोस्तों होता क्या है, किसी भी जज साहब की आपसे कोई पर्सनल दुश्मन तो है नहीं, पर्सनली कोई आपको जानता नहीं, तो पर्सनल दुश्मनी कोई निकालेगा कैसे। तो आप कोर्ट जाइए, एनबीडब्ल्यू कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगाओगे तो एनबीडब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा और आपके ऊपर हो सकता है 2-4-5 हजार का फाइन लगाया जा सके, कम से कम प्रॉब्लम से निकल जाओगे। अब ये भी हो गया, रेस्टोरेंट आपका इशू हो गया। अब उसके बाद 82 की प्रक्रिया चल रही है। आपके घर पे पुलिस वाले आए चस्पा करने, पोस्टर चिपका दिए, जिसको नोटिस बोलते हो आप लोग, वो चिपका दिया, फिर भी 30 दिन में नहीं गए, ये और बड़ी समस्या हो गई आपके लिए। तो इससे भी भागने की जरूरत नहीं है, आप इमीडिएटली वकील साहब से मिलो, जिन्हें नॉलेज है, जो जानते हैं इन चीजों के बारे में, आप बाहर निकल जाओगे। किसी इंसान के ऊपर भगोड़े की प्रक्रिया शुरू ही इसलिए होती है कि आप भाग रहे हो, साफ साफ लिखा है लाइन उसके अंदर, आप अपने आप कंसील कर रहे हो, आप अपने आप को बचा रहे हो, छुपा रहे हो, भाग रहे हो। इन चीजों को दिखाओ कि मैं भाग कुछ नहीं रहा हूं, मैं तो कोर्ट की प्रोसीडिंग को अटेंड करना चाहता हूं, पर मुझे तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, या फिर जो प्रोसीडिंग हुई है मुझे पता ही नहीं है। आज ये लोग आ गए, मतलब कि 30 दिन का टाइम मिनिमम मिलता है उसके अंदर, मिनिमम 30 दिन का टाइम मिलता है, साफ साफ लिखा हुआ है 30 दिन का टाइम देना पड़ेगा। आपने किया 1 जनवरी को इशू, तो 1 फरवरी को मतलब वहां पे कोर्ट में डेट रख दी गई कि आपको आना है। तो आप बोलो सर मेरे पास तो ये लोग आए ही अभी 28 जनवरी को हैं, तो 3 दिन का टाइम मुझे दे रहे हो, 30 दिन का टाइम लिखा हुआ है। तो ये अलग अलग टेक्निकल ग्राउंड्स हैं, इस पर मैं नहीं जाऊंगा, इस पर डिटेल में वीडियो 82 पर मैंने बहुत सारी बनाई है, उन वीडियोस को देखो। तो ये तो था जिसको इंसान को बेल मिल गई। अब आता है एंटीसिपेटरी बेल का नंबर। एंटीसिपेटरी बेल मतलब इंसान भाग रहा है, उसके ऊपर कोई केस मुकदमा दर्ज हो गया, एकदम से किसी पर एक्शन नहीं होता कि 82 की कार्रवाई शुरू कर दो, एकदम से नहीं होता, वक्त मिलता है, क्योंकि सब जानते हैं कि सामने वाला हो सकता है एंटीसिपेटरी बेल लगा रहा हो। अगर पुलिस वाले बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं तो भी उनको रोका जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, रुक जाता है सारा प्रोसेस, आप एंटीसिपेटरी बेल तो लगा ही सकते हो। जैसे ही आप एंटीसिपेटरी बेल लगाओगे सेशंस कोर्ट में, वहां 2-4-5-10 में आपका नंबर आ जाएगा, बेल डिसाइड हो जाएगी। बेल मान लो नहीं हुई, वक्त का वेट मत करो, 2-4-5 महीने बाद जाऊंगा, पता नहीं क्या बदलने की सोच रहे हो कि चार्जशीट लग जाएगी। अरे चार्जशीट से आपको बेनिफिट क्या होने वाला है, उसके अंदर जिसको पकड़ा गया उस पर चार्जशीट लगेगी, आप तो पहले ही एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस करा चुके हो, पुलिस के पास राइट है अरेस्ट करने का। हाई कोर्ट आप जाइए, बेल लगाइए, नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, बेल लगाइए जरूर आप, इसका टाइम वेस्ट मत करो, वरना पुलिस को टाइम दे रहे हो कि वो आपके अगेंस्ट 82 की प्रोसीडिंग को चालू कर दे। कई बार केसेस में एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगानी चाहिए, यही बहुत बड़ी गलती होती है, एंटीसिपेटरी बेल का लगा देना। ऐसे में अच्छे वकील साहब से जाकर आप मिलिए और पूछिए कि सर इस केस में एंटीसिपेटरी बेल लगाऊं या ना लगाऊं। अगर उन्हें नॉलेज है, अगर वो केसेस का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो आपको बताएंगे एंटीसिपेटरी बेल कब तो लगानी चाहिए, कब नहीं लगानी चाहिए, कब क्वेश में जाना चाहिए, कब रिट में जाना चाहिए, कब आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो ऐसे में भी आपके वकील साहब आपको केस से निकाल कर लेकर जा सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में दोस्तों होते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। हो सकता है किसी भी मेरी मदद से आप अपने केस से बाहर निकल सके, अरेस्ट होने से बच सके और आपके ऊपर ये 82 के जैसी कार्रवाइयां ना हो। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आपके दोस्तों शेयर और लाइक से हमें और मोटिवेशन मिलता है, इसी तरह की वीडियोस आपके लेके आने के लिए और प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।